नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पोर्टल। मैं हूं दिलीप कुमार। आज ये बायोलॉजी की क्लास 6 है और इस क्लास में हम लोग जो है चैप्टर 6 कवर करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी इसे हिंदी में हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। तो इस चैप्टर के हमने इस वीडियो में 30+ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि PYQ हैं सभी के सभी। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मानव वृक्क में वृक्कु यानी नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से इसमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनरावशोषण कर लिया जाता है, यानी पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं किसकी, वृक्क की। तो वृक्क जो होते हैं इसको हम इंग्लिश में किडनी कहते हैं और किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो किडनी है उसमें जो नेफ्रॉन है, ठीक है, उसमें जो नलिकानुमा भाग है उसके द्वारा क्या किया जाता है, निस्पंदन का कार्य किया जाता है। और इस निस्पंदन के कार्य में जो चयनात्मक पदार्थ होते हैं, जो उनके द्वारा चयनात्मक पदार्थ होते हैं उनका पुनः अवशोषण किया जाता है, ऐसा कहा गया है। तो इसमें से कौन कौन से पदार्थ हैं जो इसमें पुनः अवशोषण होता है, तो उस पदार्थ का नाम पूछा था। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, जल हो गया, लवण हो गया, अमीनो अम्ल हो गया। तो इनका अवशोषण किया जाता है किसके द्वारा, नेफ्रॉन्स के द्वारा। अब यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन ए में कह रहा है लवण, ग्लूकोज, वसा और जल। तो यहाँ वसा देने के कारण ये गलत हो गया क्योंकि वसा का अवशोषण नहीं होता है, ठीक है। बी ऑप्शन में यहाँ पे ग्लूकोज दिया है, जल दिया है, अमीनो अम्ल दिया है, लेकिन यहाँ प्रोटीन दे दिया है, तो ये प्रोटीन की वजह से गलत हो गया। ऑप्शन डी क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जल और ग्लूकोज, लवण दिया है, यहाँ प्रोटीन दे रखा है। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर हो गया वो हमारा सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि मानव शरीर में किडनी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें किसकी, श्वसन की, ऑप्शन बी। तो श्वसन किडनी के द्वारा नहीं किया जाता, गलत हो गया। पाचन, श्वसन किसके द्वारा किया जाता है, तो श्वसन होता है फेफड़ों से, किससे, फेफड़े के द्वारा होता है, ठीक है, फेफड़े से होता है। पाचन की बात करें तो पाचन जो होता है ये हमारा छोटी आंत, बड़ी आंत और जो है हमारे आमाशय में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, तो ये भी गलत हो गया। परिवहन की बात करें तो परिवहन जो है इसका कार्य कौन करता है, रक्त करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या करा, मल त्याग। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मल त्याग। तो यानी जो हमारे शरीर की किडनी है उसका कार्य क्या है, मल त्याग करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया CGL 2017 में पूछा गया। मल त्याग के अर्थ है कि जो यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ हैं उनका त्याग करना शरीर से, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थों का त्याग करना है यहाँ, ठीक। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं कि हमारे शरीर में कुछ क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं। तो हमारे शरीर में कुछ उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो कौन कौन से उत्सर्जी अंगों की अगर हम बात करें तो जैसे पहला आपका क्या हो गया, फेफड़ा, ठीक है। तो जो आपके फेफड़े होते हैं ये हैं उत्सर्जी अंग हैं। इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर दूसरा आपकी जो है जैसे त्वचा होती है, क्या होती है, त्वचा की बात करें तो इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, आपका पसीना होता है, ठीक है, पसीना यानी स्वेट। तो तीसरा हमारा क्या हो गया, यकृत। यकृत का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया, क्या होता है, अमोनिया, ठीक है। अब ये अमोनिया को क्या कर देता है, यूरिया में बदलने का काम करता है यकृत, तो कह सकते हैं यूरिया, ठीक है, यूरिया। फिर उसके बाद अगर बात करें चौथा जो हमारा अंग हो जाएगा वो होता है वृक्क, क्या होता है, वृक्क। और इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या हो जाएगा, मूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखेंगे कि हमारे जो शरीर है उस शरीर में उत्सर्जी अंगों की बात करेगा तो फेफड़ा हो जाएगा, त्वचा हो जाएगी, यकृत हो जाएगा और वृक्क हो जाएगा। वृक्क मतलब किडनी। फेफड़े का जो है उत्सर्जी पदार्थ अगर पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, त्वचा का पूछेगा तो पसीना, यकृत का पूछेगा तो यूरिया, ठीक है, जो अमोनिया को बदल देता है यूरिया में। फिर उसके बाद अगर वृक्क का पूछेगा तो यूरिन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या गए, उत्सर्जी अंग हो गए। उत्सर्जी, अगर उत्सर्जन की बात करेंगे, उत्सर्जन क्या होता है, तो हमारे शरीर से, अगर हमारा ये शरीर है, इस शरीर में क्या है, बहुत सारे पदार्थ का निर्माण होता है और कुछ पदार्थ क्या होते हैं हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है,
निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? तो अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये आपकी क्या है, वृक्क है, किडनी है, ठीक है। और किडनी के ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो किडनी को किससे जोड़ रहा है, यूरेथ्रा से जोड़ रहा है। तो ये जो कहलाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनियाँ कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इनकी बात करें कि इनकी लेंथ कितनी होती है, तो वो 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर होती है, इनकी लेंथ होती है। किसकी? ये जो आपकी नलिकाएं दिख रही हैं, जो किडनी द्वारा लाए गए अपशिष्ट पदार्थ को कहाँ पर स्टोर करती हैं, जो हमारा यूरिन ब्लैडर होता है वहाँ पर एकत्रित करती हैं। तो ये आता है यूरिन कहाँ से है, तो इन वाहिनियों से आता है, मूत्र वाहिनियों से। इनकी लंबाई की बात करें कितना होता है, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। तो ये याद रखेंगे। और अगर हम बात करें हमारी किडनी के वजन की, वेट की, तो ये लगभग 150 से 200 ग्राम के बीच होती है। एक किडनी का जो वेट होता है वो 150 से 200 ग्राम के मध्य होता है। तो ये भी याद रखेंगे। और अभी हमने बात की किडनी के बाहरी जो आवरण होता है, वो आवरण क्या कहलाता है, उसे कहते हैं पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिटोनियम, ठीक है। तो ये जो पेरिटोनियम होती है, झिल्ली होती है, जो इस वृक्क को यानी किडनी को कवर करने का या ढकने का कार्य करती है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको संरचना दिख रही होगी, ये कुछ संरचनाएं दिख रही हैं, ये तो ये जो है आपका क्या, मेडुला है। इसके अंदर जो भाग है, अगर किडनी को हम क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, तो ये किडनी के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। और ये जो बाहर वाला भाग आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो किडनी का जो बाहरी भाग होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और किडनी का जो अंदर का जो भाग होता है, आंतरिक संरचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, मेडुला और कॉर्टेक्स किसका भाग है या किसकी संरचना है, कहाँ पाई जाती है संरचना, तो हमारे वृक्क यानी किडनी में पाई जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। यहाँ पर बात करते हैं अपशिष्ट की। तो हमारा अपशिष्ट होता है, उसके आधार पर हमने जंतुओं को बांट रखा है कई भागों में, और ये हमने इस आधार पर बांट रखा है क्योंकि जो अपशिष्ट होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है। आपका यूरिन वो भी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, यूरिन भी है। और आपका काइन ये भी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। तो इनमें से क्या होता है कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त होते हैं, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसके आधार पर हमने जीवों को कई भागों में बांट रखा है। जैसे कुछ जीव क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो कुछ जीवों का क्या होता है, अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो जिन जीवों का अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है उन्हें कहते हैं अमोनोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक। तो ये जो अमोनोटेलिक होते हैं, इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। फिर कुछ जीव होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो उनका उत्सर्जन यूरिया होता है, इसीलिए उनको कहते हैं यूरियोटेलिक। क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक। तो ये याद रखेंगे, यूरियोटेलिक। और इसी यूरियोटेलिक में क्या आता है, आपका मानव आता है, ठीक है, मनुष्य आता है, और सभी स्तनधारी आते हैं, सभी स्तनधारी। तो सभी स्तनधारी और मानव जो है वो किस में आता है, यूरियोटेलिक में आता है। और जो अमीनोटेलिक होता है, इसमें कौन आता है, तो इसमें सभी जलीय जीव आते हैं। कौन आते हैं, सभी जलीय जीव। तो सभी जलीय जीव जो होते हैं वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट के आधार पर वो किस प्रकार के जीव होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। क्यों, क्योंकि वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब कुछ जीव क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का। तो उनको हम कहते हैं यूरिकोटेलिक। ये यहाँ पर है यूरियोटेलिक, ये हमारा क्या है, यूरिकोटेलिक। तो उन्हें क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और ये जो जीव कौन से होते हैं, जो आपके पक्षी होते हैं, ठीक है, जो पक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। फिर इसके बाद कुछ जीव होते हैं जो गॉनिन का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, गॉनिकोटेलिक कहते हैं। गॉनिकोटेलिक। तो जो गॉनिकोटेलिक होते हैं
वो ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं। इसमें जैसे मकड़ी आ गया, मकड़ी, बिच्छू आ गया, बिच्छू, ठीक है। तो ये आपके जो होते हैं यानी जो कीट होते हैं वो किस में आते हैं, वो आ जाते हैं गोनिकोटिलिक में आते हैं। किस में आते हैं, गोनिकोटिलिक में आ जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें याद रखेंगे। नाइट्रोजनी अपशिष्ट के आधार पर किसका, जीवों का वर्गीकरण। तो जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, अमोनिकोटिलिक। यूरिया का जो उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम यूरिकोटिलिक। जो यूरिक अम्ल का करते हैं, ठीक है, किसका, यूरिक अम्ल का, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूरिकोटिलिक कह देते हैं। और जो ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्वानिकोटिलिक कह देते हैं। तो इसके आधार पर अगर यहाँ देखा जाए तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ कह रहा है यूरिक अम्ल। और यूरिक अम्ल को हमने क्या बताया, जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो करते हैं पक्षी करते हैं। तो इसके आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, अपोहन यानी डायलिसिस। वृक्क की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित होने पर रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है। अपोहन यानी डायलिसिस के चरण नीचे दिए गए हैं, लेकिन यह वे सही क्रम में नहीं हैं। इनमें से कौन सा विकल्प है जो इनके सही चरण का क्या करता है, दर्शाता है। तो सही चरण को कौन सा दर्शाता है उसे हमें चुनना है। तो इसमें जो पहले हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारा जो आ जाएगा वो सिरा, क्योंकि जो हमारा रक्त होगा उस रक्त को सिराओं से लिया जाएगा और किस डायलिसिस मशीन में डाला जाएगा। क्योंकि सिराओं में कैसा रक्त बहता है, तो सिराओं में बहता है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। हमें क्या करना है, रक्त को शुद्ध करना है। अब डायलिसिस क्या होता है, जब हमारी किडनियाँ खराब हो जाती हैं तो उनके स्थान पर हम कृत्रिम रूप से मशीन के द्वारा रक्त को शुद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हमारी धमनियों में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो हमारे जो सिराएँ होंगी उन सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो हमारे सिरा से पहले क्या लिया जाएगा, रक्त को लिया जाएगा और डायलिसिस मशीन में भेजा जाएगा। तो पहले ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, जो कि ऑप्शन हमारे सभी में दिया है, लेकिन डी में हमारा सी से स्टार्टिंग है, तो डी वाला हमारा गलत हो गया। तो पहले हमारा क्या आ जाएगा, पहले ए आएगा। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, जो रोगी होगा उसके अपोहन यानी जो तरल होगा डायलिसिस फ्लूइड को युक्त टैंक से गुजरना होगा। तो बिल्कुल अब जो हमारा ये अशुद्ध रक्त होगा वो कहाँ, डायलिसिस जो मशीन होगी उसके टैंक से गुजारना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आएगा ए के बाद। तो ए के बाद बी और सी दोनों में दिया है और ए में नहीं दिया है, तो ए हमारा क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जो है वो हमारा अपोहन जो किया गया है उस अपोहन तरल के क्या होगा, परासरण होगा। दाब और अपशिष्ट पदार्थों को छोड़कर रक्त को समान किया जाएगा। यानी क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से अब उस टैंक में से जो हमारा रक्त है उसको शुद्ध करने के लिए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा और बाकी रक्त को हमें वापस फिर से हमारे शरीर में भेज दिया जाएगा। तो यानी जो हमारा ई ऑप्शन है वो आना चाहिए इसके बाद। तो इसके बाद कौन सा चरण आएगा, ई। तो ई हमारा दे रखा है केवल सी ऑप्शन में, तो ये हमारा बी वाला भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यानी पहले हमारा क्या होगा, सिराओं से रक्त लिया जाएगा, फिर अपोहन यानी डायलिसिस मशीन में जाएगा और डायलिसिस मशीन में जाने के बाद उसका क्या होगा, उस पर दाब और उसका परासरण होगा और वहाँ से फिर क्या किया जाएगा, अपशिष्ट पदार्थों को अलग करके फिर से पुनः जो रक्त को हमें हमारे शरीर में पहुँचा दिया जाएगा। और किसके माध्यम से पहुँचेगा, तो ये धमनी लाइन के माध्यम से पहुँचेगा। ठीक है, तो सी हमारा आ जाएगा लास्ट में। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि एक सामान्य वयस्क मनुष्य डैश ml मूत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अब यहाँ पर जो दिया है वो ml में दिया है, यहाँ पर जो हमसे पूछ रहा है वो किस में पूछ रहा है, ml में पूछ रहा है। अगर समानता बात करें तो एक जो प्रतिदिन जो एक व्यक्ति के मूत्र होता है यानी जो यूरिन होता है वो 1.5 से 2.5 लीटर के आसपास होता है। ठीक है, इतना होता है। अब यहाँ ऑप्शन के आधार पे देखेंगे तो यहाँ पर पहला तो दे रखा है 10,000 से 20,000 ml, तो ये हो जाएगा 10 लीटर से 20 लीटर, ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर यहाँ 10 ml से 20 ml तो बहुत कम हो गया, ये भी गलत हो गया। 100 से 200 ml ये भी गलत हो गया। तो 1000 से 2000 ml यानी 1 लीटर से 2 लीटर। ठीक है, तो ये इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट इसका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है निर्जलीकरण के दौरान वह कौन सा पदार्थ है जो आमतौर पर शरीर द्वारा खो दिया जाता है।
तो जब निर्जलीकरण होता है तो उस दौरान हमारे शरीर से कौन सा पदार्थ, तो सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसकी बात करें, सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला की बात करें तो NaCl। तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नमक कहते हैं, ठीक है, नमक कहते हैं। या इसका रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, जो हमारा शरीर है उस शरीर से जो अतिरिक्त जल की मात्रा है उसको बाहर निकालना, यानी जल की मात्रा को, किसी भी चीज़ से जल की मात्रा को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया उसको कहते हैं निर्जलीकरण। निर मतलब नहीं, जल मतलब जल जिसमें क्या है, जल नहीं है, तो निर्जलीकरण। अब जल के साथ क्या होता है, आपका जल के साथ ये घुलनशील होता है, कौन, नमक जो होता है जल में घुलनशील होता है, तो उसी के साथ क्या होता है, इसका भी वाष्पन हो जाता है, किसका, नमक का। तो अगर निर्जलीकरण होगा तो उससे हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाएगी, सोडियम क्लोराइड। यानी जब हमारे शरीर में पानी की कमी होगी तो किसकी भी कमी हो जाएगी, तो सोडियम क्लोराइड नामक तत्व की भी कमी हो जाएगी, जिसे हम सामान्यतः नमक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, मूत्र में सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्रिएटिनिन जो होता है वो हमारे मूत्र में सामान्यतः पाया जाता है। अच्छा, अगर ये पूछे कि हमारे मूत्र का जो रंग होता है येलो होता है, येलो वो किसके कारण होता है, तो अगर ये पूछ ले तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है। तो ये भी याद रखेंगे, हमारे मूत्र का जो रंग होता है वो येलो क्यों होता है, तो वो यूरोक्रोम नामक पदार्थ के कारण होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है। तो अभी हमने बताया था जो जलीय जीव होते हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं, तो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो अभी हमने ऊपर बात की थी कि जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक। तो जो मछलियाँ होती हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होती हैं, ठीक है। तो ये अमोनोटेलिक हो जाएगा। यूरिया का जो उत्सर्जन करते हैं उनको क्या कहते हैं, अभी हमने बताया था यूरिकोटेलिक कहा था, यूरियोटेलिक कहते हैं। अब ये जो यूरियोटेलिक होते हैं इसमें कौन आता है, अभी हमने बताया था मानव, ठीक है, और सभी स्तनधारी आते हैं, किसमें, यूरिकोटेलिक में आते हैं। तो यहाँ से याद रखेंगे। और फिर इसके बात करें यूरिक अम्ल की, तो यूरिक अम्ल का जो उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरिकोटेलिक। और ये इसमें कौन आता है, तो इसमें पक्षी आते हैं। कौन आते हैं, इसमें पक्षी आते हैं। अब यहाँ से देखेंगे यूरिया में जो है या है, ठीक है, और इसीलिए जो आपका यूरियोटेलिक है इसमें या है, और जो आपका यूरिक अम्ल है उसमें क्या है, का है, तो इसीलिए यहाँ यूरिको में क्या है, का है। तो यहाँ यूरिको और ये यूरियो दोनों में थोड़ा सा अंतर डिफरेंस है, ठीक है। यूरिको जो होता है पक्षियों के लिए होता है, यूरिक अम्ल जो उत्सर्जन करते हैं, और यूरियो जो होता है वो किसके लिए होता है, मानव और जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, और इनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, मनुष्य में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है। तो अगर यूरिया चक्र की बात करें तो ये हमारा किस अंग में होता है, तो यकृत में संपन्न होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यूरिया चक्र की बात क्या करें तो ये कहाँ पर संपन्न होता है, यकृत में, ठीक है। ये यकृत हमारा डायग्राम देख रहे हैं, यकृत हो गया। और अगर यकृत की बात करें तो ये हमारा क्या है, सबसे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्या है, सबसे बड़ा अंग है, ठीक है, बड़ा अंग है। और सबसे ज़्यादा पुनर्जन्म या पुनरुद्भवन की क्षमता किसके पास होती है, इसी यकृत के पास होती है, ठीक है। अब अगर पूछे पित्त रस, ठीक है, अगर पूछे किसका, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो जो आपका पित्त रस होता है उसका निर्माण भी कहाँ होता है, इसी यकृत में होता है। लेकिन स्टोर कहाँ होता है, तो ये हमारा गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में एकत्रित होता है। एकत्रित पूछेगा तो पित्ताशय हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक। तो ये याद रखेंगे इतनी बातें। और यकृत में क्या होता है, इसका यूरिया चक्र का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अमोनिया को क्या किया जाता है, यूरिया चक्र में होता क्या है, तो यहाँ पे जो अमोनिया होता है उस अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है, ठीक है, यूरिया में। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य हमारे शरीर का अंग कौन सा करता है, तो वो यकृत करता है, ठीक है, इसे लिवर कहते हैं। तो इसीलिए जो है जो यूरिया चक्र है वो कहाँ संपन्न होता है, तो यकृत में संपन्न होता है। तो ये भी बात याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है,
चित्र डी का क्या नाम है। तो ये चित्र देकर पूछा है कि हमारा जो चित्र डी है इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका है, ये आपको जो नेफ्रॉन है उसकी संरचना है। किसकी संरचना है, नेफ्रॉन की, जिसे वृक्कु भी कहते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन की संरचना है। अब इस नेफ्रॉन की संरचना में ये जो आपको दिख रही है स्ट्रक्चर, एक जो है परख नली के जैसे, इसे कहते हैं हेनले लूप कहते हैं। इसका नाम अगर पूछ ले तो क्या होता है, इसे कहते हैं हेनले लूप, हेनले लूप, ठीक है। तो ये आपका हेनले लूप है। अब यहाँ पर आपको एक गुच्छे नुमा संरचना यहाँ दिख रही है, कटोरी के प्याले नुमा संरचना दिख रही है। इसको हम क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बोमेन संपुट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बोमेन संपुट कहाँ पाया जाता है, आपके नेफ्रॉन में पाया जाता है। नेफ्रॉन में पाई जाने वाली एक संरचना है। फिर उसके आगे ये जो नली आ रही है, ये नली दिख रही है, ये इसमें ये वाला जो नली दिख रही है इसको हमें नाम पूछ रहा है, डी नाम देकर पूछ रहा है कि ये डी जो है ये क्या है। तो ये वृक्क की जो है एक क्या है, नलिकाकार भाग है। तो यहाँ पर तो आसानी से दिया हुआ है। तो ये क्या है, वृक्कु जो होता है, नेफ्रॉन जो होता है उसका एक क्या है, नलिकाकार भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नांकित चित्र मानव आहार नाल का एक भाग दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे। तो ये जो क्वेश्चन है वो आहार नाल यानी पाचन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं अमाशय। ये जो दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ये अमाशय है। अब ये जो आपको ये पाइप दिख रही है इसको कहते हैं फूड पाइप कहते हैं, ग्रास नली है। तो ये हमारी हो गई ग्रास नली, ग्रास नली। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहते हैं अमाशय, अमाशय। अब ये जो ग्रास नली है, इस ग्रास नली में ये जो स्ट्रक्चर उन्होंने दिखा रखा है ये क्या है, फूड है। यहाँ दिख रहा होगा। तो ये है फूड। ग्रास नली को इंग्लिश में आइसोफेगस कहते हैं और अमाशय को इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। तो अब ये जो हमारा फूड है ये क्या होता है, जो हमारी ग्रास नली होती है इसमें क्रमानुकंचन के माध्यम से नीचे खिसकता है। तो प्रोसेस पूछ रहा था तो कौन सी हो जाएगी, क्रमानुकंचन हो जाएगी। लेकिन ये क्रमानुकंचन क्या होता है, लयबद्ध होता है। अगर इसका आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इस आधार पर। बी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है कि लयबद्ध संकुचन और पेशी भित्ति के शिथिलन के कारण क्या होता है, क्रमानुकंचन होता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो क्रमानुकंचन होता है ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन कहते हैं। यानी भोजन का ग्रास नली से अमाशय तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्रमानुकुंचन कहते हैं। अब ये क्रमानुकुंचन कैसा होता है, लयबद्ध संकुचन के कारण होता है और भित्तियों में शिथिलन के कारण होता है। इसीलिए बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो हमारा मुख होता है, मुख में जो भोजन पचने के बाद बचता है, यानी मुख के आगे जब भोजन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं, ठीक है, बोलस। तो भोजन को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। जब मुख में पाचन हो जाता है उसके बाद ग्रास नली पहुंचता है तो उसको हम अन्य नाम दे देते हैं, उसे बोलस कह देते हैं। लेकिन जब यह छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको काइन बोल देते हैं, काइन, ठीक है। तो भोजन के नाम अलग अलग हो जाते हैं। अगर मुख में रखा हुआ तो उसे हमने भोजन कह दिया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। लेकिन जैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन होने के बाद ग्रास नली पहुंचा तो उसको हम बोलस बोल देंगे। और जब छोटी आंत से इसका पाचन होकर बड़ी आंत में पहुंचेगा तो इसे हम क्या बोल देंगे, काइन बोल देंगे, ठीक है। तो ये इतनी बातें याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है, मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है, ठीक है। उत्सर्जन अंग हमने बताए थे कौन कौन से उत्सर्जन अंग होते हैं। एक फेफड़ा उत्सर्जन अंग है, ठीक है। एक हमारे त्वचा उत्सर्जन अंग है, ठीक है। एक हमारी छोटी आंत भी उत्सर्जन अंग है। छोटी आंत से क्या उत्सर्जित होता है, काइन होता है, ठीक है। काइन क्या है, काइन जो है उत्सर्जी पदार्थ है। और बड़ी आंत से किसी चीज़ का उत्सर्जन नहीं होता, ठीक है। इससे क्या होता है, पानी का अवशोषण किया जाता है, पानी का अवशोषण होता है, अवशोषण। तो ये जो बड़ी आंत है इससे किसी चीज़ का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम क्या कह देंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। फेफड़े से किसका उत्सर्जन होता है, तो हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का होता है। त्वचा से किसका होता है, तो पसीने का होता है, ठीक है, पसीने का। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, जो पेड़ होते हैं, ये हमारा एक पौधा है, अगर पौधे में जो अतिरिक्त जल है
उसको क्या किया जाता है, वाष्पन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें धूप यानी हीट की उपस्थिति में जो अतिरिक्त जल है उसे जो है जो पादप होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन पैदा करता है वह कौन सा है। ये कार्य कौन करता है, तो एक हमारा प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं एक्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर इस एक्टिन की बात करें तो ये क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, कौन सा है, एक प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने का काम करता है। एक प्रोटीन आपका क्या और होता है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन होता है ये इसका भी काम क्या होता है, इसका भी काम है मसल्स में जो है तनाव लाना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का काम क्या है, मसल्स में तनाव लाना। और जो आपका एक्टिन प्रोटीन है इसका भी काम क्या है, संकुचन पैदा करना। ये जो है मिलकर किसके साथ काम करता है, तो ये जो आपका मायोसिन है प्रोटीन है जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है इसके साथ मिलकर काम करता है। किसके साथ, मायोसिन के साथ काम करता है। मायोसिन भी क्या है, तो ये भी क्या है, एक प्रोटीन है। दो प्रोटीन याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है वृक्क और पित्ताशय की थैली में पथरी का पता लगाने के लिए ऐसी कौन सी चिकित्सक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है और जिसका उपयोग गर्भाशय के दौरान भ्रूण जांच के लिए भी किया जा सकता है, यानी किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उसके माध्यम से जो हमारा वृक्क और हमारा जो पित्त होता है उसमें जो उसकी थैली में जो पथरी हो जाती है उसका पता लगाने के लिए और गर्भाशय जो होता है उस गर्भाशय के दौरान भ्रूण की जांच करने के लिए भी किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आमतौर पर एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में गुर्दे की प्रारंभिक छानना लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। हालांकि वास्तविक उत्सर्जन लगभग मात्र केवल है। यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा किडनी है, जो हमारी किडनियाँ हैं वो लगभग प्रतिदिन कितना 180 लीटर तक जो है उत्सर्ज जो है लगभग 180 लीटर तक क्या कर सकती हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ उसको छान सकती हैं। लेकिन इसका हमारे शरीर से बाहर कितना निकलता है उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा में, तो ये लगभग हमने क्या बताया था, जो हमारा यूरिन होता है वो लगभग 1.5 से 2.5 लीटर के आसपास पर डे हम लोग निकालते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ये लगभग 180 लीटर जो है रक्त को क्या करती हैं, छानने का काम करती हैं। लेकिन उससे हमारा कितना यूरिन निकलता है, कितना अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, तो 1.5 से 2.5 लीटर निकलता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देखें 2 से 3 लीटर पर डे, दूसरा देख रहा है 1 से 2 लीटर पर डे, 2 से 3.5 लीटर पर डे और 3 से 3.5 लीटर पर डे। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, 1 से 2 लीटर प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये हमारी क्या है, किडनी है। अब ये जो किडनी है अगर इनके ऊपर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक संरचना दिख रही होगी, इसको हम क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो ये हमारी क्या है, एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि है। अगर ये पूछे कि अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो हमारे जो किडनी होती हैं, जो वृक्क होते हैं उनके ऊपर पाई जाती है। अगर पूछे हमारी किडनी का आकार कैसा होता है, तो ये बीन के आकार, बीन मतलब जो सोयाबीन होता है, ठीक है, उसके आकार का होता है। किसके आधार, इसके आकार कैसा होता है, तो बीन के आकार का होता है। किडनी का आकार कैसा होता है, बीन के आकार का। कितने ग्राम बताई थी हमने, तो 150 से 200 ग्राम एक किडनी हमारी होती है। और इसके अंदर पाई जाने वाली संरचनाएं कौन कौन सी, हमने कहा किडनी का जो बाहरी भाग है उसे कॉर्टेक्स और किडनी का जो आंतरिक भाग है उसे मेडुला के नाम से जानते हैं। और किडनी के अंदर जो कार्यात्मक इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन हमारे किडनी में लाखों की संख्या में पाई जाती हैं। और फिर यहाँ से इस किडनी से जुड़ी हुई नलिकाएं पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मूत्र नलिकाएं कहते हैं। ठीक है, और ये जो मूत्र नलिकाएं होती हैं ये किससे जुड़ी हुई होती हैं, तो ये हमारे यूरिन ब्लैडर से जुड़ी होती हैं। और यूरिन ब्लैडर से ये हमारी जुड़ी होती है, जो कि हमारे यूरिन ब्लैडर में यूरिन एकत्रित होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि जो है डैश का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। यानी यूरिक अम्ल किसका उत्सर्जी पदार्थ है। तो यहाँ पर इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसका, पक्षियों का। अभी हमने इसके बारे में बात की थी, पक्षियों का क्या होता है उत्सर्जी पदार्थ, तो यूरिक अम्ल होता है।
ठीक है। मछलियों की बात करें तो क्या होता है इनका अमोनिया होता है। मनुष्यों की बात करें तो यूरिया होता है, ठीक है। गाय की बात करें तो इनका भी क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक है, क्योंकि मनुष्य और गाय क्या है, स्तनधारी हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है कि पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है। यानी जो मांसपेशियां होती हैं, जैसे धावक रनिंग करते हैं तो उनकी मांसपेशियों में क्या होता है, ऐंठन आ जाती है। उसका कारण क्या है, तो जब हमारे मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उनमें क्या आ जाता है, ऐंठन आ जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन आने का कारण क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति कारण। जब यहाँ पर पेशियों में क्या नहीं पहुँच पाएगी, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, तो फिर क्या होगा, अनाक्सीकरण के कारण यहाँ पर जो आपका ऊर्जा होगी वो बनाई जाएगी, और अनाक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा बनती है उसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा, लैक्टिक अम्ल। और ये लैक्टिक अम्ल क्या करता है, ये जब जम जाता है हमारे मांसपेशियों में तो हमें क्या करता है, दर्द उत्पन्न करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है। और बाकी हमने सारी जानकारी जो श्वसन तंत्र पढ़ा है उसमें बताया है कि कैसे लैक्टिक अम्ल बनता है, कौन से अनाक्सीय श्वसन है, ऑक्सीय श्वसन क्या है, ये सारी बातें हमने वहाँ पे डिस्कस कर रखी हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे नहीं करते हैं। तो गुर्दों का कार्य कौन सा नहीं है, तो रक्तचाप का नियमन करना बिल्कुल सही है। फिर मूत्र को बाहर निकालना, ये भी सही है। शरीर के तरल की अम्लता का नियमन करना, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या कह रहा है, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स का श्रवण करना। तो ऐसा तो है ना, किडनी से थोड़े ना एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है या श्रवण होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। तो मानव सर्जन तंत्र का अंग कौन कौन से होते हैं, तो अगर बात करेंगे केवल किडनी की, तो किडनी में कौन कौन सा, एक हमारा क्या होगा, किडनी हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, हमारा यूरिन हो गया, यूरिन ब्लैडर, मूत्राशय हो गया, ठीक है। फिर हमारा क्या हो गया, मूत्रवाहिनियाँ हो गई, तो ये तो किडनी में हो गई। फिर हमारा एक हमने बताया था लीवर भी क्या होता है, हमारा उत्सर्जी तंत्र का हिस्सा है। फिर हमारा जो फेफड़े हैं यानी लंग्स, वो भी क्या है, उत्सर्जी तंत्र का हिस्सा है। हमारी स्किन वो भी क्या है, उत्सर्जी तंत्र का हिस्सा है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन वो भी क्या है, उत्सर्जी तंत्र का हिस्सा है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से हमें क्या दे रखा है, तो मूत्र मार्ग, तो बिल्कुल इससे ही क्या होता है, यूरिन पास होता है, ये भी सही है। मूत्रवाहिनियाँ, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। मूत्राशय जहाँ पे मूत्र एकत्रित होता है, ये भी सही है। अब यहाँ श्वासनिका की बात कर रहा है, तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कह रहा है, मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाई के रूप में जानी जाती है। तो मानव के गुर्दे में जो निस्पंदन इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अभी हमने बात की थी तो गुर्दे जो होते हैं उनकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है, मूत्र में पानी की मात्रा डैश डैश होती है। तो अगर मूत्र में पानी की मात्रा की बात करें तो कितनी होती है, 95% होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। और इसमें जो हमारा मूत्र होता है उसमें क्या क्या होता है, तो 95% हमारा क्या हो गया, जल हो गया, ठीक है, यानी वाटर हो गया। फिर 2.5 से लेकर 2.7% तक क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक है, क्या होता है, यूरिया होता है। फिर उसके बाद 2.5% के आसपास क्या था, अदर चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जैसे जिसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मूत्र मार्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका मनुष्य होता है, मनुष्य में जो मानव होते हैं उन मानव में क्या होता है, जो आपके नर होते हैं, ठीक है, नरों में जो होता है, जो यूरिन के पास होने का और स्पर्म के पास होने का मार्ग जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है। जबकि महिलाओं में क्या होता है, ये अलग अलग होता है। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूत्र मार्ग, ठीक है। और जो डिम्ब वाहिनियाँ हैं ये कहाँ पाई जाती है, फेलोपियन ट्यूब इसे कहते हैं, ये महिलाओं में पाई जाती हैं। मूत्र वाहिनियाँ कहाँ पाई जाएंगी, अभी हमने बात की थी, मानव में पाई जाएगी। ये जो आपके तीनों है, मूत्र वाहिनियाँ और मूत्रमार्ग और शुक्रवाहिनियाँ, ये कहाँ पाई जाएंगी, तो ये मेल में पाई जाती हैं, ठीक है। और जो डिम्ब वाहिनियाँ ये कहाँ पाई जाती हैं, फीमेल में पाई जाती हैं। और ये डिम्ब वाहिनियों को हम इंग्लिश में
फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहा है कि जो है बोमेन संपुट मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होता है। ठीक है, तो बोमेन संपुट की बात करें, अभी हमने बात की थी, ये कहाँ पाया जाता है? वृक्क में। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बोमेन संपुट की बात करें तो हमने क्या कहा, ये हमारी किडनी है एक। ठीक है, इस किडनी के अंदर क्या होगा? बाहरी भाग हमारा कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग क्या होगा? मेडुला। अब इसी में हमारा क्या पाया जाता है? इसकी जो कार्यात्मक इकाई है छोटा का नेफ्रॉन कहेंगे। ठीक है, नेफ्रॉन। अब इसी नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है, इसी नेफ्रॉन के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ये जो आपको दिख रही है झाड़ीनुमा संरचना, तो ये कुछ संरचना है। अब इस संरचना में आपको यहाँ पर एक संरचना दिख रही होगी जो कटोरी नुमा संरचना है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये संरचना कहाँ पाई जाएगी? इस नेफ्रॉन की संरचना में पाई जाएगी। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाएगा? तो हमारी किडनी में पाया जाएगा। ठीक है, और ये जो संरचना अभी हमने बात की थी, ये संरचना कौन सी है? तो इसे हेनले लूप कहते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कौन सा लूप है? हेनले लूप है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है। तो अगर बात करें कीटों के उत्सर्जक अंग की, तो वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मैलपिघियन नलिकाएं होंगी। जिस प्रकार से हमारे शरीर में उत्सर्जक अंग के रूप में किडनी उपस्थित होती हैं, उसी प्रकार से जो हमारे कीट होते हैं उनमें क्या होते हैं? मैलपिघियन नलिकाएं होते हैं। जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये आपके जो ट्यूब दिख रही हैं, ये क्या है? मैलपिघियन नलिकाएं हैं। यही क्या होती हैं? उत्सर्जी अंग होते हैं। किसका? कीटों का और तिलचट्टे का। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगर तिलचट्टे और कीट को पूछे कि उत्सर्जी अंग क्या है कीटों का, तो उसका आंसर हो जाएगा मैलपिघियन नलिकाएं हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कह रहा है कृत्रिम किडनी के उपयोग से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अभी हमने ऊपर बात की थी, उसे क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। तो हीमोडायलिसिस, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति के हाथ में क्या है? 2 कट लगे हुए हैं, एक ये और एक ये। इस व्यक्ति के हाथ में 2 कट लगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो एक से क्या हो रहा है? रक्त को लिया जा रहा है और लेकर जो ब्लड पंप है उसमें डाल के, ये आपका डायलिसिस मशीन है, इसमें भेजा जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्लड को फिल्टर किया जा रहा है। ठीक है, प्रासरण के माध्यम से। तो ये जो नलिका है जिससे लिया गया है ब्लड, ये क्या है? सिरा है। अभी हमने बात की सिरा से लिया जाएगा। सिरा में क्योंकि क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, तो सिरा से लिया गया। फिर इसको फिल्टर कर दिया गया। फिल्टर करके जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकाल दिया गया। और जो हमारा शुद्ध रक्त है उसको फिर से कहाँ भेज दिया गया? इस मनुष्य के पास भेज दिया गया। और अब ये जो नली है ये किससे जुड़ी होगी? ये धमनी से जोड़ी गई है। किससे? धमनी से। धमनी में क्योंकि शुद्ध रक्त बहता है, तो इसको धमनी से जोड़ दिया गया। और ये धमनी अब कहाँ जाएगी? हमारे हृदय के पास जाएगी और अन्य अंगों तक जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है कि जो है क्या वृक्कों यानी नेफ्रॉन की लंबी नलिकाकार संरचना का कोई लाभ है। यानी जो हमारे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा था, ये स्ट्रक्चर, इसमें ये जो संरचनाएं दिख रही हैं, इनके लंबे होने का कोई लाभ है। ये जो लंबे हैं, इनके लंबे होने का कोई लाभ है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो अगर ऑप्शन ए देखें, हाँ, वृक्क को दृढ़ता देने के लिए, तो वृक्क को दृढ़ता देने के लिए नहीं होता है। दृढ़ता मजबूती देने के लिए कोई मतलब नहीं है। लंबी नलिकाएं को उच्च घनत्व पर कुंडलित और संकुलित किया जा सकता है, तो ये गलत है। दृढ़ता देने का और जो है घनत्व बढ़ाने का मतलब कोई नहीं है इससे। देखो हाँ तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर दृढ़ता से कोई मतलब नहीं है, तो ये पहला वाला गलत हो गया। दूसरा नहीं कह रहा, तो ये नहीं के लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ देखें, हाँ, लंबी नलिकाएं प्रारंभिक निस्पंदन से अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करती हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? अगर नलिका लंबी होगी तो ज़्यादा समय लगेगा रक्त को इस नलिका से बहने में, बिल्कुल सही बात है। और जब ज़्यादा समय लगेगा तो हमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा इस रक्त से क्या निकालने को? अपशिष्ट पदार्थ को निकालने में। तो इस अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए हमें ज़्यादा समय मिल जाएगा, तो इसीलिए पुनः अवशोषण होगा उसमें हमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, जिससे हम अच्छे तरीके से क्या होगा? रक्त को शुद्ध कर पाएंगे। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट
का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया और यूरिक अम्ल। तो जो यूरिया होता है और यूरिक अम्ल होता है उसका उत्सर्जन कौन करता है? मनुष्य करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कह रहा है एक वयस्क मनुष्य मूत्र में डैश होते हैं। तो हमारे जो मानव का मूत्र होता है उसमें क्या क्या होता है? तो जो मानव का मूत्र होता है उसमें क्या होता है? 95% तो जल होता है, अभी हमने बताया था। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। फिर बी ऑप्शन में भी 95% है, सी में भी है और डी में 85 दिया है, तो ये दोनों गलत हो गए। फिर कह रहा है हमने बताया था कि 2.5% से लेकर 2.7% तक यूरिया होती है, इसमें दे रखा है कितना? 2%। तो ये बी वाला भी क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित आरेख में कौन सा अक्षर बोमेन संपुट के क्षेत्र को दर्शाता है? तो बोमेन संपुट के क्षेत्र को कौन सा दर्शाता है? तो हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है हमने क्या बताया था? बोमेन संपुट है। अब ये जो बोमेन संपुट है ये कौन सा अक्षर दर्शा रहा है? ये आपका ए दर्शा रहा है। बी जो है ये आपका वृक्क की नलिकाओं को दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये सी किसको दर्शा रहा है? सी हेनले लूप को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो ए होगा वो जहाँ दिया होगा, तो ए हमारा सी में दे रखा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। रेलवे में इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं जिसमें डायग्राम देकर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये देखो आपका रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम देकर दे दिया है और आपका डायग्राम में पूछ रहा है कि ए क्या है, बी क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे में ग्रुप डी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, शेयर करें वीडियो को और जो है कमेंट करके अपनी राय या प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, दैट्स ऑल।